सिटीजनशिप वाले पोर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट बसता है जिसका नाम है इंडियन डायस्पोरा। वो आज हम चर्चा करेंगे कि इंडियन डायस्पोरा होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है और कौन कौन सी टर्म्स जो हैं उसके अंडर में आती हैं जो हमें इसके अंदर पढ़नी है। वैसे नागरिकता का हमने उल्लेख किया था कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया हुआ है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक हमने पढ़ा था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है, वो सब बातें हम जान चुके हैं। एक छोटी सी टर्म बची थी तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा जो शब्द है इसको आप देखिए, इंडियन भारतीय, और ये डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी। कहने का तात्पर्य है कि आज हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनका संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भारत से है, लेकिन वो भारत के बाहर रह रहे हैं। चाहे वो परमानेंटली रह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो टेम्परेरी तौर पर रह रहे हैं, चाहे वो कमाने के उद्देश्य से गए हैं, चाहे वो बिजनेस सेटअप कर रखा है उन्होंने, जो भी बात है, कहने का तात्पर्य है किसी न किसी तरीके से उनका संबंध, उनकी जो जड़ें हैं, उनकी जो मूल है, उनकी जो रूट्स हैं वो भारत से हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इंडियन डायस्पोरा जो शब्द है, शायद आपको ये थोड़ा नया लगे ये शब्द, बाकी तो सारी चीजें पुरानी है। डायस्पोरा शब्द को एक इंग्लिश मीनिंग से आप समझो। डायस्पोरा जो शब्द है एक्चुअली वो डिस्पर्जन से लिया हुआ है। जो शब्द है डायस्पोरा वो एक शब्द से लिया हुआ है। ये डायस्पोरा आपका वर्ड हो गया। एक वर्ड होता है इंग्लिश में डिस्पर्जन, मतलब डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना, ठीक है। तो मान के चलो ये इंडिया है, ये आपका इंडिया है, तो इस इंडिया से बाहर लोग चले गए, ठीक है, हर दिशा में लोग बाहर गए हुए हैं, डिस्पर्स हुए पड़े हैं, भारत के बाहर उन्होंने प्रवास कर रखा है। तो इस डिस्पर्जन शब्द से ही हमने शब्द बना लिया डायस्पोरा, कि ऐसे लोगों का समूह जो भारत के बाहर या तो स्थायी तौर पे बाहर रह रहे हैं या फिर अस्थायी तौर पर वीजा लेकर के बाहर रह रहे हैं कमाने के उद्देश्य से, ठीक है, पैसे कमाने के उद्देश्य से। तो उन लोगों के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ऐसे लोगों का जो समूह होता है उसका जो, उसके लिए हम जो टर्म यूज की है उसको बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो रही होगी कि इंडियन डायस्पोरा क्या है, ठीक है। ये टर्म क्लियर हुई, डायस्पोरा का मीनिंग क्या है। अब इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो। राइटिंग हो सकता है थोड़ी आपको समझ में नहीं आए, इसलिए मैं इसको बोल के रहता हूँ आपको, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। इसमें लिखा हुआ है इंडियन डायस्पोरा का मीनिंग लिखा हुआ है। सबसे पहले मीनिंग समझेंगे, एक डेफिनेशन क्या है। द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर करंटली लिविंग आउटसाइड इंडिया, ऐसे लोगों का समूह जो अभी भारत के बाहर रह रहे हैं, टेम्परेरीली और परमानेंटली, या तो स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर, ठीक है। एंड दोज हु कैन ट्रेस देयर ओरिजिन टू इंडिया, और वो जो कहीं ना कहीं अपना मूल, अपनी जड़, ठीक है, वो भारत में खो सकते हैं, भारत में तलाश सकते हैं, ठीक है। मूल जड़, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उनके परदादा भारत में रहते थे, वो लोग इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, जाकर के वहां का उन्होंने वीजा ले लिया, वहां रहना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मीनिंग आपको समझ में आई इंडियन डायस्पोरा क्या है। तो ये जो टर्म हुई ये क्या हुई, इंडियन डायस्पोरा। अब हम पढ़ते हैं इंडियन डायस्पोरा में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इंडियन डायस्पोरा में एक चीज हमें पढ़नी, एनआरआई। एनआरआई आप बहुत देखते होंगे भाई, वो एनआरआई है, ठीक है। एनआरआई का मतलब क्या है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कि है तो वो इंडियन, लेकिन वर्तमान में उसका रेजिडेंस इंडिया में नहीं है, वो इंडिया के बाहर गया हुआ है, अस्थायी तौर पर बाहर गया हुआ है, ठीक है। वीजा वगैरह लेकर के वो कुछ टाइम के लिए कमाने के उद्देश्य से या पढ़ाई करने के उद्देश्य से या घूमने फिरने के उद्देश्य से वो बाहर गया, तो एनआरआई, ठीक है। एनआरआई का मीनिंग आप समझेंगे, एनआरआई स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एक ये पढ़ना है हमें, एक हमें पढ़ना है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ का मीनिंग क्या हुआ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक वर्ड आता है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। ये टर्म्स में आपको अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। अब इन टर्म्स को वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। मीनिंग समझिए सबसे पहले, क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनआरआई क्या होता है ये, ठीक है। एनआरआई की मीनिंग समझो, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है, इसमें वो लोग, एनआरआई में वो लोग आते हैं जो हैं तो भारतीय,
जिनकी जो सिटीजनशिप है वो तो इंडियन है, लेकिन वो किसी न किसी पर्पज से भारत के बाहर रह रहे हैं। हो सकता है वो भारत के बाहर कमाने के उद्देश्य से रह रहे हैं, या हो सकता है वो पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन वहीं पे वो सेटल हो गए बाद में, फिर वहीं का उन्होंने वीजा लिया। कहने का मतलब उनकी नागरिकता अभी भारत की ही है। एक बात ध्यान से समझना, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, जो ये टर्म्स है तीनों, ये बहुत कंफ्यूजन वाली है। एनआरआई का मीनिंग ये हुआ कि उनकी नागरिकता भारत की ही है, लेकिन उन्होंने वहां का वो वीजा लेकर के कुछ सालों के लिए अस्थायी तौर पर किसी अन्य देश में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, मान के चलो कोई एक्स वाई जेड, कोई भी एक्स नाम का कोई आदमी है और वो इस भारत से, ये अपना भारत हो गया, ये मान लो भारत है और यहाँ कोई पड़ोसी देश है, ठीक है, तो ये एक्स इस पड़ोसी देश में चला गया और ये यहीं पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये एक्स जो है यहाँ से उठ करके कहाँ चला गया, इस पड़ोसी देश में। अभी इसकी जो सिटीजनशिप है, ठीक है, ये सिटीजनशिप कहाँ की, इसकी इंडिया की ही है, लेकिन ये वहां गया है किस, ये वीजा लेकर के वहां शिफ्ट हुआ है, वीजा के द्वारा ये वहां शिफ्ट हो गया है, तो वो एनआरआई कहेंगे उसको हम। तो अब इस एनआरआई के हम थोड़ा मीनिंग समझते हैं। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, जब नॉन रेजिडेंट हम इसको पढ़ रहे हैं तो रेजिडेंट कौन है, रेजिडेंट की प्रॉपर कोई डेफिनेशन होनी चाहिए प्रॉपर वे में, ये रेजिडेंट कौन होगा। हमने कहा भाई ये तो भारत के निवासी नहीं है, लेकिन भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है, अस्थायी तौर पर नहीं है, ठीक है, लेकिन रेजिडेंट कौन है। एनआरआई जब ये है, अगर इसमें एन वर्ड को यहाँ से छिपा दूं, इस एन वर्ड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो मैं कहूँगा कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ये कहाँ लिखा हुआ है, क्या ये बात संविधान में लिखी हुई है? नहीं, संविधान में ऐसा कुछ कहीं पर नहीं लिखा होगा कि भाई रेजिडेंट कौन होगा। चलिए मीनिंग समझिए इसका। सबसे पहले एक मैं बात आपको बताता हूँ कि भाई इसकी मीनिंग कौन है, ठीक है, कि इंडियन सिटीजनशिप कौन होगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, इसको समझे। ऐसा आदमी जो 1 ईयर में, और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज, एक साल में कम से कम 182 दिन कहाँ रहे, वो भारत में रहे, इंडिया में रहे, भारत में रहे जी। अब सबसे पहले, इससे पहले बता दूं ये बात कहाँ लिखी है, जो मैंने उल्लेख किया है कि 365 दिन में से जो आदमी 182 दिन भारत में रहेगा वो भारत का निवासी माना जाएगा, लेकिन लिखी कहाँ है, इस बात को समझिए। ये बात लिखी हुई है इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में, क्योंकि इनकम टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स लेना है डिपार्टमेंट को, तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि भारत में निवास कौन कर रहा है, किस इनकम टैक्स लेना है, किसे नहीं लेना। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो बना था उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है रेजिडेंट ऑफ इंडिया की। हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया की, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा, ठीक है, भारत का जो निवासी है वो कौन होगा। तो उसमें क्या, ये इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है इस डेफिनेशन के बारे में। इनकम टैक्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि जो 365 दिन में से 182 दिन भारत में रहे वो भारत का निवासी है, that will be considered as resident of India, उसको भारत का नागरिक, उसको भारत का निवासी माना जाएगा। एक बात और लिखी हुई है, अथवा और क्या लिखा हुआ है, जो पिछले 4 वर्ष में कम से कम 365 दिन, अर्थात 1 वर्ष, पिछले 4 वर्ष में जो पिछले 4 वर्ष में कम से कम कितने दिन, 365 दिन भारत में रहे। और इन 365 दिनों की भी मैं बात करूं तो जो इन 4 सालों में से भी जो लास्ट का बिल्कुल 1 ईयर है, लास्ट 1 ईयर में से 60 डेज भारत में रहे, कहाँ रहे, वो भारत के अंदर रहे, वो इंडिया में रहे, उसको हम कहेंगे रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कौन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो 1 साल में 365 दिन में से 182 दिन भारत में रहे, या फिर पिछले 4 सालों में से, पिछली 4 सालों की अगर हम कैलकुलेशन करें, आज 2023 चल रही है, पिछले 4 साल 2019 से कैलकुलेशन करें तो 2019 से लेकर 2023 तक अगर उसने कुल 365 दिन भारत में बिताए हों, या फिर बिल्कुल लास्ट 1 ईयर, तो पिछले वाला साल गया 2022 में जो फाइनेंशियल ईयर की बात होती है, ये बात ध्यान रखना, ये फाइनेंशियल ईयर की बात होती है 31 मार्च से 1 अप्रैल तक के बीच में, तो इस दौरान वो 60 दिन, मिनिमम 60 डेज, ठीक है,
भारत में अगर वो रह रहा है तो उसको हम कहेंगे रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप कहोगे कि अब तस्वीर क्लियर है, हमें ये पता लगे कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं कर रहा है कोई आदमी, अगर जो ये सारी शर्तें हमने बताई, ठीक है, शर्तें कौन कौन सी बताई हैं इस पर जरा नजर डाल लीजिए एक बार। हमने कहा कि भाई जो 365 दिन, जो 365 में से 182 दिन रह रहा है वो भारत का नागरिक है। हमने कहा कि जो 4 साल में से जो 1 साल भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक है। हमने कहा बिल्कुल जो लास्ट का 1 ईयर है उसमें से अगर 60 दिन भी वो रह रहा है तो अगर वो रह रहा है तो वो रेजिडेंट है। अगर वो नहीं रह रहा है, अगर ये कंडीशन वो पूरी नहीं कर पा रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एनआरआई कह देंगे। एनआरआई की डेफिनेशन समझ में आ गई, कहाँ लिखी हुई है ये बातें, जो ये बातें एक्चुअल में कहाँ लिखी हुई है कि भारत का नागरिक कौन हो, भारत का निवासी कौन होगा। मैं बार बार नागरिक वर्ड बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। भारत का निवासी कौन होगा, वो इनकम टैक्स एक्ट में, तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमने परिभाषा बना ली कि भाई जो इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई भारत के निवासी की परिभाषा की जो शर्तें हैं उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है वो एनआरआई है। जो कि बाहर से परमिशन, जो बाहर किसी देश में वीजा लेकर के वहां पे रह रहा है 182 दिन 365 दिन में से यहाँ नहीं बिता रहा है तो वो क्या है, ये वो क्या है, एनआरआई हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का समूह है, ठीक है, जो भारत के बाहर रहते हैं, चाहे उनको आप एनआरआई कहो, उनको पीआईओ कार्ड भी दिया, उनको ओसीआई भी कहा, उनको एनआरआई भी कहा, वो अलग अलग कैटेगरी है उनकी, वो कैटेगरी हम समझते हैं। सबसे पहले एनआरआई जो होते हैं उनके सारे फायदे होते हैं, ठीक है। एनआरआई को भाई क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, भारत सरकार क्या क्या सुविधाएं देती है। नंबर 1, वो वोट डाल सकते हैं, उन्हें वोटिंग का राइट है। नंबर 2, वो चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, चल संपत्ति भी और अचल संपत्ति भी। चल संपत्ति सोने चांदी जवाहरात वगैरह, शेयर वगैरह, वो शेयर भी खरीद सकता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकता है, ठीक है। अचल संपत्ति जमीन जायदाद, वो सारे काम कर सकता है जो एक इंडियन करता है एनआरआई, क्योंकि एक्चुअल में वो है भी तो भारत का ही नागरिक। वो बाहर तो गया तो वो वीजा के ऊपर गया हुआ है, नागरिकता उसने थोड़ी ना छोड़ी है। अगर वो नागरिकता यहाँ की छोड़ दे, वहां की ले ले, तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 9 के तहत उसकी नागरिकता कैंसिल कर देंगे हम कह देंगे भाई या तो आप वहां के नागरिक रहो या आप यहाँ के नागरिक रहो, ठीक है। ये बात हुई सारी एनआरआई के बारे में। चलो अगली बात मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ आपको। सन 2003 में गवर्नमेंट थी, बीजेपी की सरकार थी, और उस समय कौन थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पीएम थे अटल जी, बात समझ आई। तो उन्होंने ये सोचा कि यार भारत के बाहर हमारे लोग, जिनकी रूट, जिनकी जड़ें, जिनके मूल कहीं ना कहीं हम लोग से जुड़े हुए हैं, वो बड़ी तादाद में भारत के बाहर रहते हैं, और जब इंडिया में वो आते हैं वो लोग, तो उनको वीजा लेना पड़ता है यहाँ आने के लिए। तो यार ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है उन लोगों के साथ कि आखिरकार वो हैं तो भारत के ही, और वो भारत के बाहर जब रह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वीजा लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने देश में ही आने के लिए अगर उनको वीजा लेना पड़ रहा है तो ये बात थोड़ी ठीक उनको नहीं लगी। तो उन्होंने प्रावधान किया, चलो हम कोई ना कोई इनके लिए कुछ सुविधा देते हैं, ठीक है। 2003 की बात मैं बता रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भारत के बाहर जो भारत के लोग रहते हैं, भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं, उनके लिए उन्होंने एक कार्ड की सुविधा शुरू की। उस कार्ड का नाम दिया पीआईओ। इस पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। 2003 की बात मैं बता रहा हूं, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उन्होंने कहा कि आपको हम ये जो कार्ड है, जो पीआईओ वाला कार्ड है, वो 10 साल की वैलिडिटी तक देंगे। आप 10 साल तक भारत में आ सकते हो, आपको वीजे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बार बार में, ठीक है। और इसमें पाकिस्तान और जो बांग्लादेश वाला इलाका है उनको इलाके को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसके बाहर जो लोग रहते हैं, भारत के अंदर के, भारत वाले जो क्षेत्र के जो लोग हैं, वो जो बाहर जा करके रह रहे हैं, उनके लिए बात शुरू की गई थी। ध्यान रखने वाली बात ये, पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, तो उन लोगों के लिए सुविधा नहीं है, वो भारत का हिस्सा था, वर्तमान में नहीं है। अब हम सुविधा देंगे तो भारत के लोगों के लिए देंगे, उनके लिए नहीं देंगे। तो ये पीआईओ कार्ड उन्होंने शुरू किया। साल 2004 में हम जानते हैं गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट आ गई थी कांग्रेस की, पता है आपको, मनमोहन सिंह की सरकार आ गई थी। तो 2006 में पीएम कौन थे, मनमोहन सिंह। ये कहानी है जैसे समझने के लिए। मनमोहन सिंह की सरकार ने
हैदराबाद के अंदर एक दिवस मनाया, प्रवासी दिवस। और ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। उन्होंने, वो भी उस समय एक प्रवासी के तौर पर बाहर रह रहे थे। तो हमने बाद में डिसाइड किया कि यार महात्मा गांधी एक बड़ी पर्सनैलिटी हुई है भारत के इतिहास में, तो हमने महात्मा गांधी के उस आने वाले दिन को, इस 9 जनवरी को हमने भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने, मनमोहन सिंह ने हैदराबाद में प्रवासी दिवस ये मना रहे थे, उस समय इन्होंने घोषणा की कि ये बीजेपी वालों ने अगर कुछ भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सुविधा दी, तो हम लोग भी कुछ सुविधा देंगे। तो इन्होंने सुविधा दी नए नाम से, नाम में थोड़ा चेंज किया। इन्होंने सुविधा दी वो ओसीआई के नाम से, ये ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अटल बिहारी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पीआईओ कार्ड शुरू किया, इन्होंने ओसीआई कार्ड शुरू कर दिया, एक कार्ड देना शुरू कर दिया। और इन्होंने कहा कि भाई तुम लोगों ने जो दी थी सुविधा वो 10 साल के लिए, हम लोग टेंशन फ्री रहो, तुम्हें लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं। तो ये ओसीआई कार्ड शुरू कर दिया। ठीक है, कौन सा कार्ड शुरू कर दिया? ओसीआई। अब टाइम और आगे गया, तो एक तरफ ओसीआई चल रहा था और एक तरफ आपका पीआईओ चल रहा था, दोनों साथ साथ चलते हुए थे। 2015 में आकर के मोदी, पीएम मोदी है ना समय, मोदी गवर्नमेंट ने क्या काम किया, इस पीआईओ को खत्म कर दिया, मर्ज कर दिया इसके साथ, कि भाई आज के बाद में जो पीआईओ और प्लस में जो ओसीआई है, दोनों को हम एक कर देते हैं और केवल एक ही कार्ड चलेगा, ओसीआई कार्ड। ओसीआई समझ गए आप, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरसीज से आप पता लगा पा रहे हैं, सीज इसमें समुद्र, जो समुद्र पार से जो लोग हैं, मेरे समझाने का तरीका है ये, आप जैसा समझो सो अच्छा रहेगा। ओवरसीज जो समुद्र के उस पार, अर्थात हमारे देश के बाहर जो लोग कमा रहे हैं, सात समुद्र पार जो लोग कमा रहे हैं, वो उनको सिटीजनशिप देना। ठीक है, तो इस ओसीआई के क्या फायदे हुए? ओसीआई के फायदे हुए कि अब जो इंडिया, भारतीय मूल के जो लोग थे, उन्हें बार बार वीजा नहीं लेना पड़ता था इंडिया आने के लिए। ठीक है, बार बार वीजा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, जो बाहर के लोग, भारतीय मूल के जो लोग आते थे, उनको क्या है, हर 3 महीने में पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ती थी, अगर 3 महीने से वो ज्यादा ठहर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो कोई भारत के बाहर से कोई आदमी यहाँ आया और उसको 90 दिन हो गए रहते हुए, तो 90 दिन के बाद उसको पुलिस में जाकर के वेरिफिकेशन करानी पड़ती थी, यानी मतलब पुलिस से उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है कि हम और ज्यादा यहाँ ठहरना चाहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। तो वर्तमान में क्या है, केवल एक ही कार्ड है, ओसीआई कार्ड चल रहा है। अब ये ओसीआई कार्ड कौन बनवा सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। इनके राइट्स क्या होंगे, क्योंकि पीआईओ को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये ओसीआई के बारे में बता देता हूँ आपको, ओसीआई कार्ड कौन लोग बनवा सकते हैं, ये आप एक नजर मारना चाहते देख लीजिए। तो ओसीआई कार्ड के बारे में बात करते हैं हम लोग, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओसीआई कार्ड किस किसको मिलेगा? ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल कौन है, कौन बनवा सकता है? आपको पता है कि ओसीआई कार्ड जो है, अभी 2015 में पीआईओ कार्ड को और ओसीआई कार्ड दोनों को मर्ज कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब पीआईओ और ओसीआई अलग अलग नहीं हो, केवल ओसीआई कार्ड ही चलेगा। उस ओसीआई कार्ड अगर आपके पास में है जो इंडियन ओरिजिन का है, वो भारत में बिना वीजा के कितने दिन रुक सकता है, लेकिन उसके अधिकार सीमित कर दिए, जैसे कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है, क्योंकि नागरिकता तो उसने दूसरे देश ग्रहण कर ली ना, वो तो वहाँ वीजा पे आता था, बार बार वीजा लेना पड़ता था। गवर्नमेंट ने छूट दे दी कि भाई आप ये ओसीआई कार्ड बना लो, आपको वीजा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, एक वो जमीन नहीं कर सकता, अचल संपत्ति जमीन वगैरह नहीं कर सकता यहाँ। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो उनके लिए नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको वन बाय वन करके। पहली बात आप ये जानिए कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई जो कार्ड जो गवर्नमेंट ने दिया है, वो किसको दिया है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? हमने ये बात तय की है पहले कि इसके लिए वो एलिजिबल है जो भारत के बाहर के लोग हैं। पहले जानिए, जो 26 जनवरी 1950 में भारत का नागरिक था उस समय, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद तो ये नागरिकता वाला पंगा पड़ा, उससे पहले क्या पंगा था? संविधान ही नहीं था, कोई प्रावधान ही नहीं थे, ऐसे ही चल रहा था बस मामला। तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत का नागरिक था, ठीक है, 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक भारत का नागरिक था, बाद में वो जाके शिफ्ट हो गया किसी और देश नागरिकता ले ली, लेकिन 26 जनवरी संविधान बनने के टाइम पर भारत नागरिक था, या फिर वो नागरिक बनने की योग्यता रखता था। दूसरी बात, लेकिन 26 जनवरी 1950 को एबल टू बिकम सिटीजन।
ठीक है, he was or she was able to eligible for citizenship of India, वो एबल था उसी के लिए। 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारत का राज्य क्षेत्र था, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब इंक्लूड नहीं किया है। भारत का जो राज्य क्षेत्र, जो इंडियन टेरिटरी थी, उसके लोग जो यहाँ रहते थे, उस वाले लोग जो कि बाद में बाहर चले गए, भारत के बाहर शिफ्ट हो गए। तो कहने का मतलब उन लोगों का संबंध तो आज भी भारत से है, वो लोग हैं तो आज भी भारतीय। ठीक है बात समझ में आई? वो लोग कहीं ना कहीं संबंध तो उनका आज भी भारत से ही। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई आपकी। तो ये जो लोग हैं, ये 3 कैटेगरी मैंने बताई है आपको, ये लोग ओसीआई कार्ड बनवा सकते हैं। और क्या है, जो ये 3 कैटेगरी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर इन वाले व्यक्ति और इनके जो बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं, इनकी जो संतान है, इनके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, ओसीआई कार्ड बनवा सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं ओसीआई कार्ड बनवाने के। ठीक है, उनके बच्चे, इनकी पुत्र वगैरह, पुत्री, ठीक है, या फिर जो उनकी ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर जो भी हैं आगे तक, ठीक है, वो बनवा सकते हैं। अगर इन्हीं का, इन तीनों कैटेगरी कोई माइनर चाइल्ड हो, जिसकी एज 18 साल से कम हो, ठीक है, वो भी बनवा सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये लोग जो हैं वो बनवा सकते हैं। नोट करने वाली बात ये है इसमें, इस चीज के लिए 2 क्षेत्र अलाउड नहीं है, एक तो पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, ये एलिजिबल नहीं है। इन क्षेत्र के लोगों को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। कल को ना ये आके बोल भाई हमें भी तुम ओसीआई कार्ड दो, हम बोलेंगे भाई क्यों? क्योंकि हम भारत के नागरिक थे, क्योंकि हम भारत के राज्य क्षेत्र में आते थे, अब नहीं है ना, इसलिए लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 के बाद के जो भारत के क्षेत्र हैं उन्हीं के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। बात क्लियर हुई होगी आपको? ठीक है, उन्हीं को केवल इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी है कि कौन कौन लोग ओसीआई कार्ड बनवा सकते हैं, उनको बेनिफिट क्या क्या मिल सकता है। पहले ये बात क्लियर हुई आपकी? ठीक है, इसको बताइए आप। ये बात अगर आपकी क्लियर हो गई तो मैं आगे चीज बताता हूं आपको कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, ओसीआई वालों को फायदा क्या मिलेगा। ठीक है, देखो ये बता रहा हूं आपको। इनको पहली बात ये है कि जब ये लोग भारत में आएंगे, इनको बहुप्रवेश कितनी बार भी एंट्री कर सकते हैं इंडिया में, बहुप्रवेश, ठीक है, मल्टी टाइम एंट्री, किसी भी उद्देश्य से आ सकते हैं, पढ़ने के उद्देश्य से, रहने के उद्देश्य से, बहुउद्देश्य। ये बहुउद्देश्य मैंने क्यों लिखा है? जब भी हम बाहर जाते हैं तो वो हमसे उद्देश्य पूछते हैं, आप क्या आने का उद्देश्य क्या आप कमाने आ रहे हो, ठीक है, आप अर्निंग वीजा पे आ रहे हो, क्या आप पढ़ाई के लिए, आप स्टडी वीजा पे आ रहे हो, आप घूमने के लिए आ रहे हो, ठीक है, टूर वीजा पे आ रहे हो, किस तरीके से? हमने कहा बहुउद्देश्य, किसी भी पर्पज से आ सकते हैं, ठीक है। एक बात ये क्लियर हुई होगी आप। एक और क्या बेनिफिट मिलेगा इनको अधिकार मिलेंगे। इनको अधिकार कौन कौन से मिलेंगे? इनको अधिकार मिलेंगे कि ये लोग यहाँ पे आकर के रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया भाई मैनी टाइम एंट्री, कई बार ये लोग आ जा सकते हैं। एक इनको अधिकार ये होगा कि जो उनकी हवाई यात्रा होगी वो इंडियन के समान किराया मिलेगा इनको, ठीक है। हवाई यात्रा जो होगी उसमें इंडियन समान किराया, हवाई यात्रा में भारतीयों के समान किराया, क्योंकि बाकी से किराया ज्यादा लेते हैं ना विदेशों से हम लोग, इसमें कहा भी है ये भारत के, इनको भारत के समान ही किराया दिया जाएगा इनसे, ठीक है। ये भारत की जो नेशनल पार्क है, एनपी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, समझ गए? मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इनमें घूमने फिरने की आजादी, ये घूम सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं, ठीक है। अब ये तो ये काम कर सकते हैं, मैं बात करता हूँ कि क्या क्या काम ये नहीं कर सकते। नंबर 1 बात, ये लोग वोटिंग नहीं डाल सकते, अर्थात मतदान नहीं कर सकते। ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। ये लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते, गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये इनको अधिकार दिए हुए हैं। एक बात और बताता हूँ,
अगर ये ओसीआई कार्ड होल्डर 5 साल तक भारत में रहे और फिर ये इंडियन सिटीजनशिप के लिए करे, किसके लिए करे, ये भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करे तो इसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है, 5 साल तक रहने के बाद में। तो ये सारा हमने जो टॉपिक पढ़ा है ये इसके बारे में पढ़ लिया हमने। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, एनआरआई क्या है, पीआईयू क्या है, ठीक है, बात समझ आई आपको? देखिए